मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये नया चैप्टर शुरू होता है। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं ली थी। उस समय तक हमें जानकारी हो जानी चाहिए थी कि परमाणु क्या होता है। आज हम इस परमाणु के बारे में ही अध्ययन करेंगे। परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उसके गुण धर्म, अर्थात परमाणु का अस्तित्व क्या है, परमाणु क्या होता है, किस प्रकार से आया या किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया। विभिन्न प्रकार के इनके ऊपर प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों का निष्कर्ष सार रूप से विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किए गए, लेकिन वास्तविक रूप से जो इसके परमाणु संरचना है वो कई वैज्ञानिकों का योगदान माना जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं कि वास्तविक रूप से ये परमाणु होता क्या है, या परमाणु जो है उस परमाणु की संरचना क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु के बारे में बताया किसने। भारतीय दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने कुछ कल्पनाएं की, कुछ विचार उनके दिमाग में आया कि कोई भी शरीर के अंदर है या बाहर है, कोई ऐसा सूक्ष्म कण होता है जो, जैसे सपोज कीजिए ये चौक है, इसके मैं टुकड़े कर दूं, 1 से 2 कर दिए, 2 से 4 कर दिए, 4 से 8 कर दिए, और भी छोटे छोटे टुकड़े करूं, लास्ट में इसका पाउडर बना लूं। पाउडर बनने के बाद में उसको और आगे खंडित नहीं किया जा सकता या विभाजन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही विचार उनके भी दिमाग में आए कि किस प्रकार से ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनसे किस प्रकार के ऐसे कण होते हैं जिनसे मिलकर के कोई पदार्थ की संरचना संभव हो सकती है। तो उनके बारे में सबसे पहले महर्षि कर्नाड थे, जो भारतीय ऋषि थे, महर्षि कर्नाड। उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि कोई ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण देखना है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, और लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें उसके आगे कोई भी टुकड़ा संभव नहीं हो पाता, अर्थात उसका विभाजन और आगे नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने कल्पना के आधार पर बता दिया, अपने विचारों को व्यक्त कर दिया दार्शनिक प्रवृत्ति के आधार पर। दूसरे इन्हीं के कोई सहयोगी या उसी समय के कोई ऋषि महात्मा थे, जिनका नाम था पक्कुदा काव्याम, पक्कुदा काव्यायम। इन्होंने कहा कि एटम जैसी कोई संरचना होती है, यानी परमाणु जैसी कोई संरचना होती है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो सकता। फिर इनके बाद में डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, ये आए जो भारत से बाहर के थे। इन्होंने कहा कि जो सूक्ष्म कण होता है जिसको हम एटम कह रहे हैं, उसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, यानी उसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात जो पदार्थ जिससे बना हुआ है उसको और आगे हम विभाजित या खंडों में नहीं बांट सकते, उसको अविभाज्य कण एटम या परमाणु को परमाणु नाम दिया गया। अब इसके बाद में हमारी शुरू होती है परमाणु सिद्धांत, यानी परमाणु की थ्योरी, कि वास्तव में परमाणु क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में परमाणु क्या होता है। 9th में आपने पढ़ा भी होगा, एक नाभिक होता है, उसके बाहर इस प्रकार से किसी परमाणु की संरचना को देखते हैं तो ऐसे कक्ष बने होते हैं। ये जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इनके बाहर कक्ष बने हुए होते हैं जिनमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कक्ष भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि पहले कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन होने हैं, दूसरे में इतने इलेक्ट्रॉन होने हैं। ये आप लोगों ने एक सूत्र के माध्यम से पिछली क्लास में देखा होगा कि ये n का मतलब क्या होता है, इन कक्ष की संख्या होती है 1 2 3 4, यानी KLMN। इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि कैसे परमाणु सिद्धांत में दिया गया था। तो ये जो संरचना है, इस संरचना को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए। सबसे
पहले हम प्रयोग लेते हैं डाल्टन का। डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये कहा कि कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण किन्हीं सूक्ष्म कणों से हुआ है। सूक्ष्म कण, उस पदार्थ को बनाने वाला जो सूक्ष्म कण है उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य होता है। उस कण को आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा इन्होंने बताया कि कोई भी एक तत्व है उसके जितने भी ये कण होंगे वो क्या होंगे? समान आकार के, उनका समान आकार होगा, समान अणुभार होगा, उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? समान होंगे। चौथा उन्होंने कहा कि जैसे दो भिन्न तत्व हैं, इनको निर्मित करने वाले परमाणु भी क्या होंगे? भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। उनके आपस में गुणधर्म नहीं मिलेंगे, रासायनिक गुणधर्म नहीं मिलेंगे, उनका आकार एक जैसा नहीं हो सकता, उनके जो संरचना है, परमाणु संरचना है, वो भी क्या होगी? असमान होगी, समान नहीं हो सकती। पांचवा उन्होंने ये कहा कि जब ये दो भिन्न तत्व है ये मिल रहे हैं और मिलकर के एक नए यौगिक को बना रहे हैं, इनके गुण आपस में अलग अलग हैं, तो इसका गुण भी क्या होगा? इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। इसको इन्होंने नाम क्या दिया? यौगिक दिया, जो एक निश्चित अनुपात में एक पूर्णांक संख्या के आधार पर ही ये क्रिया करके, जैसे इसके आधा भाग काम में नहीं लिया जाएगा, इसका पूरा एक भाग काम में लिया जाएगा, या इसका 1.5 भाग काम में नहीं लेंगे, या तो 2 भाग होंगे या फिर इसका एक परमाणु होगा। तो ये पूर्ण संख्या में ही आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में यौगिक को बनाते हैं। सातवां इन्होंने ये कहा कि जब ये यौगिक बन जाता है या कोई भी क्रिया हो रही है तत्वों के परमाणुओं के बीच में, तो उस परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उस परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डाल्टन ने अपना ये एक सिद्धांत दिया। इसके बाद में डाल्टन जो थे उन्होंने उनको जो परमाणु सिद्धांत था उसको अमान्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ परमाणु तक ही अपनी बात को सीमित रखा। परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के बाहर क्या होता है, ये बताने में क्या थे? वो असमर्थ थे। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसका कारण एक तो ये था कि इन्होंने ये क्रिया, ये जो शब्द है परमाणु, वो प्रारंभ तो किया, लेकिन इन्होंने जब अपना कार्य शुरू किया था 1808 में, उस समय तक कोई ऐसी सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इनका जो खोज है वो नहीं हुई थी। अब इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि इसको अमान्य कर दिया, तो दूसरे साइंटिस्ट आए, थॉमसन। थॉमसन जो थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी प्रतिरूप, परमाणु कैसा होता है, इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी। इन्होंने ये कहा, थॉमसन ने 1898 में अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। 1898 यानी पहला जो लिया था वो तो था, डाल्टन वाला तो था 1808। 90 साल के बाद में इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, जिसमें कुछ एक जानकारियां हो चुकी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ आवेश होते हैं जो कि उस परमाणु में समाहित रहते हैं। तो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। वो एक जैसे प्लम पुडिंग नाम से जाना जाता है। ये प्लम पुडिंग जो स्थिति होती है वो ये होती है कि एक बूंदी का लड्डू है और उस बूंदी के लड्डू में बेसन वाली बूंदियां होती है। जो पीली वाली बूंदियां होती है उनको तो इन्होंने कह दिया धनावेशित भाग, और जो लाल
या ग्रीन रंग से होती है, कोई भी एक, या तो लाल रंग की या फिर उसमें ग्रीन बूंदी भी होती है, उनको कह दिया ऋणावेशित भाग। यानी पुडिंग तो क्या हो गया, धनावेशित, और प्लम क्या हो गए, ये ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन वाला भाग। अर्थात इन्होंने ये कहा कि एक परमाणु है, उसका जो व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और उसका बाहरी जो भाग होता है वो बाहरी भाग धनावेशित होता है, और अंदर उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी ऋणावेशित सिरा उसमें पाया जाता है। जैसे तरबूज होता है, लाल वाला भाग है वो तो धनावेशित है, उसमें बीज है वो क्या है, ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन को बताने वाला होता है। तो ये जो परमाणु के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने ये भी कहा कि जैसे 10 की संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे 10 की संख्या में। प्रोटॉन न बताकर इन्होंने ये कहा कि धनावेशित भाग 10 है तो ऋणावेशित भाग भी क्या होंगे 10 होंगे, अर्थात वैद्युत रूप से वो क्या होंगे, वैद्युतीय रूप से वो उदासीन होंगे। लेकिन ये उदासीनता कैसे है, या परमाणु ये स्थायित्व लिए वे कैसे हैं, इसके बारे में बताने में वो असमर्थ थे। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक प्रयोग किया जिसके अंदर अल्फा कणों की बौछार की गई एक सोने की परत पर। तो वो जो मॉडल था उस मॉडल के बारे में ये बताने में असमर्थ थे। इस स्थिति में इनका जो ये मॉडल था पुडिंग वाला, प्लम पुडिंग वाला, इसको एक इतिहास के रूप में मान लिया गया, इसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद में तीसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में इन्होंने ये पाया कि एक कोई संरचना है, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर हीलियम जो 2 नंबर का आवर्त सारणी में तत्व है उसके नाभिक को लिया। नाभिक का मतलब उसमें सिर्फ प्रोटॉन उपस्थित है और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो ये 2 प्रोटॉन वाला भाग को इन्होंने अल्फा नाम दे दिया। इस अल्फा कण को यहां से मुक्त करवाना है, यानी यहां से एक ऐसा बॉक्स लिया और सामने एक ऐसा गोलाकार संरचना बनाई। इस गोलाकार संरचना के जो जिससे बनी हुई थी उसको जिंक सल्फाइड से पॉलिश कर दिया गया। जिंक सल्फाइड की परत क्यों लगाई गई कि जब यहाँ से ये कण जाएंगे इसके अंदर टकराएंगे, ये सोने की यहाँ पर एक पतली झिल्ली लगा दी गई, इससे जब टकराएंगे और टकरा करके इसके साइड से या सामने से निकलेंगे तो जहां से ये टकराएंगे वहां पर क्या होगी, एक फ्लैश लाइट उत्पन्न होगी और वो लाइट के आधार पर ये माना जाएगा कि ये अल्फा कण कहां तक इसमें जा रहे हैं, इसको भेद कर जा रहे हैं या उनकी दिशाओं के बारे में ज्ञान कर लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक ये सोने की पतली झिल्ली इसके अंदर रख दी और यहां से पुंज के रूप में अल्फा कणों को उत्सर्जित किया। जब ये उत्सर्जित अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होकर के इससे टकराते हैं तो एक विशेष क्रिया होती है और वो विशेष क्रिया क्या होती है, जैसे ये अल्फा कण जाते हैं तो ये कुछ तो क्या होते हैं इससे साइड में निकल जाते हैं, कुछ इस भाग को पार करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाते हैं। एक ऐसी अल्फा कण था जो कि इस भाग से टकरा करके यानी ये सोने के परत से टकरा करके वापस लौट गया। ये आ रहा है, यहाँ से टकराया और वापस इसी दिशा में लौट गया। अधिकांश कण तो ऐसे थे जो कि इस भाग से आर पार हो गए यानी सीधे निकल गए,
और कुछ ऐसे थे जो कि कुछ कोणों पर ऐसे मुड़ करके विक्षेपित होकर के पार हो गए। लेकिन लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि वापस से 180 डिग्री के कोण पर घूम करके वापस से लौट जाता है। तो इन्होंने अपने इस प्रयोग में, जैसे ये तो क्या था कि इसका प्रयोग था कि इन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किया और उसमें ये निष्कर्ष या ये देखे गए। उसके बाद में इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से ये होता है। जैसे 3 घटनाएं हुई कि अल्फा कण यहाँ से गए, इस वाले भाग को भेद करके बाहर जा रहे हैं। कुछ ऐसे कण थे जो कुछ विक्षेपित हो गए और एक कण ऐसा भी था जो इससे टकरा करके वापस से इसी मार्ग में लौट रहे, सॉरी, जहां से वो आया था। इस आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया। उस निष्कर्ष में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग, जैसे बहुत सारे ऐसे सीधे निकल गए, तो इन्होंने क्या कहा कि अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि यहाँ से ये कण है, कुछ ऐसे विक्षेपित हो गए, कुछ कोण पर मुड़ गए। इसका मतलब यहाँ पर कोई धनावेशित को प्रतिकर्षण देने वाला प्रबल प्रतिकर्षण बल था जो कि इन अल्फा कणों को यहां से विक्षेपित कर रहा है। यानी इसके जैसे ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण बल लगता है जो इस नाभिक यानी उस परत के पास में होता है और फिर वो क्या कर रहा है, उसको वहां से विक्षेपित है, उसके मार्ग को बदल रहा है। तीसरा उन्होंने ये देखा कि जैसे एक कागज है, कागज के ऊपर तोप का गोला जा रहा है और वो उस कागज को टच करके वापस से अपनी तरफ ही आ रहा है, यानी उस तोप की तरफ आ रहा है। तो ऐसी घटना 20,000 में से एक अल्फा कण के द्वारा प्रदर्शित की गई। तो उन्होंने ये माना कि जो परमाणु है उसके केंद्रक में ऐसी संरचना मौजूद है जिसके अंदर धनावेशित भाग मौजूद है और वो धनावेशित भाग जो है उसकी वजह से ही उस पर एक प्रबल प्रतिकर्षण लग रहा है जिसकी वजह से वो वापस से उसी मार्ग में लौट रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ये कुछ जो बातें बताई थी, यानी इस पूरे भाग को तो इन्होंने क्या कहा था, -10 मीटर इसका व्यास होता है पूरे परमाणु का। लेकिन ये वाला जो भाग है जो उसको एक ही कण को 20,000 में से एक कण को ही वापस लौटा रहा है, इसका जो व्यास होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यही कारण है कि सिर्फ 20,000 में से एक ही कण वापस लौट रहा है, यानी वो बहुत ही सूक्ष्म भाग है जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसके बाद में इन्होंने इनका जो ये मॉडल था वो निष्कर्ष के रूप में जो निष्कर्ष दिए गए उनमें क्या बताया गया कि जो परमाणु है उसके नाभिक में इस परमाणु का यानी तत्व का द्रव्यमान और धनावेशित भाग मौजूद रहता है जो कि एक केंद्रीय भाग में ही उपस्थित रहता है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि ये जो केंद्रीय भाग होता है इसके बाहर ऐसे कक्ष बने हुए होते हैं जिनको ऑर्बिट कहा जाता है या कक्षा या ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। इनके अंदर ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इस वृत्ताकार भाग के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो परमाणु होता है ये विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब कि जितने प्रोटॉन यहाँ पर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इन कक्ष में उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये विद्युत उदासीन भी है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष के अंदर चक्कर भी लगाते रहते हैं, जिनको इन्होंने ऑर्बिट जो बताने वाले थे वो रदरफोर्ड थे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से युक्त इस संरचना को बताने वाला ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मॉडल में इस प्रकार से प्रस्तुत किया। अब जैसे इनकी कमियां क्या रहेगी, ये 3 चीजें इन्होंने बता दी।
तीन चीजें बताने के बावजूद भी इनकी कुछ कमियां रहेगी। वो कमियां क्या थी जिनको ये स्पष्ट नहीं कर सका? कि ये परमाणु है, ये स्थिर है, स्थायित्व है इसका कुछ। वो स्थायित्व क्यों है इसको बताने में वो क्या रहे? असक्षम रहे। दूसरा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को भी ये बताने में समर्थ नहीं थे कि वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन उसके जो संरचना होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम, वो क्या है। इस प्रकार को बताने में वो क्या रहे? असमर्थ रहे। इसलिए इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने क्या कहा कि कोई भी नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो चक्कर लगाते लगाते क्या करता है? अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हुए अंत में अपनी ऊर्जा को खो करके वो नाभिक में आकर के गिर जाता है। यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे वो क्या करेगा? ऊर्जा को मुक्त करता जाएगा, यानी ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा और उत्सर्जित करेगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे इस नाभिक के नजदीक आएगा और लास्ट में क्या होगा? इस नाभिक के अंदर गिर जाएगा। मैक्सवेल ने ऐसा बताया। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि ये जो कार्य हो रहा है ये वास्तव में क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी भी वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर के नहीं गिरता। लेकिन उस समय तक ये जानकारी नहीं थी और इन्होंने एक ऐसा प्रश्न वहां पर छोड़ दिया जिसके आगे खोज की जानी थी। और वो आगे खोज जिन्होंने की वो नील्स बोर थे, जिन्होंने इनके बात का जवाब दिया था। कल हम नील्स बोर की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।